हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। इस वीडियो में जानेंगे हम आज संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें कौन कौन से सदस्य थे। आइए देखते हैं। संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक 1895। इस विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का उल्लेख मिला था। इसके बाद साल 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट, इसके बाद जब ये मांगें होती रही तो मांगों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1940, इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार माना कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। शर्त इसमें ये थी, अंग्रेजों ने इसमें कहा था कि जो इसमें संविधान सभा के सारे सदस्य भारतीय होंगे और भारतीय होने पर हमें आपत्ति थी। तो इस प्रकार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव 1942, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इसमें यह कहा गया जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा इसके बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीयों को इस बात का ये छलावा दिया जा रहा था, ये झूठी दिलासा थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तो इसका भी भारतीयों ने विरोध किया और खुलकर विरोध किया, क्योंकि भारतीयों ने कहा ये तो ऐसे बैंक का चेक है जिसकी बैंक ही नष्ट होने वाली है। यानी भारतीयों ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। भारतीयों ने कहा आप तो मैं ऐसे बैंक का चेक दे रहे हो जो बैंक ही नष्ट होने वाली है। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। जब इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन के तहत तीन मंत्री भी भेजे। पहले थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, ये इसमें अध्यक्ष के रूप में थे। दूसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति थे आपके स्टैफर्ड क्रिप्स। जब भी ये तीन व्यक्ति भारत आए
तो इन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ, तो आपका आंसर आना चाहिए कैबिनेट मिशन के तहत। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो इसमें 389 सदस्य का आंकड़ा सामने आया, और ये आंकड़ा इस प्रकार से है कि जब देश लगभग आज़ाद हुआ था उस टाइम देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और हर एक सीट पे लगभग 10 लाख, हर एक सीट पे 10 लाख का आंकड़ा रखा गया था। इसके बाद जब 389 सदस्य ये चुन लिए गए, और ये जो थे 389, इनमें से 389 सदस्य जो थे, इनमें से 292 प्लस 4, मित्र लोग बहुत बारीकी से देखें इस चीज़ को, ये 292 प्लस 4, ये 4+4 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आइए जानते हैं। ये जो आज के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार उस टाइम चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। एक था आपका कुर्ग, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। एक था आपका दिल्ली, एक था आपका अजमेर, और एक आपका था बलूचिस्तान, और ये थे आपके प्रांत। इसको पहले 4 ये चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको बोला जाता था चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो ये चारों, ये जो 292 प्लस 4, ये टोटल 296 सदस्य ये थे अंग्रेजी भारत से। अंग्रेजी भारत वो भारत जहाँ पर डायरेक्टली अंग्रेज शासन करते थे, और 389 में से 93 देसी रियासतों से थे, मतलब देसी भारत से। इसका मतलब ये हुआ कि जो 93 जो सदस्य थे, वो ऐसे सदस्य थे जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, वहाँ से 93 सदस्य लिए गए। जब संविधान सभा का गठन हो गया, इसके बाद आया बैठकों का नंबर, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि संविधान सभा में ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, और इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक में 211 लोगों ने भाग लिया। 211 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। और ये 389 से 211 का आंकड़ा इसलिए आया क्योंकि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य इस बैठक का बहिष्कार कर रहे थे, इसलिए ये आंकड़ा 389 से सीधा 211 पे आ गया। 73 सदस्यों ने बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि
389 में से मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें ही दी गई थीं। इस बात को लेकर ये नाराज थे। अब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अब आया 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव, और जब ये प्रस्ताव रखा तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अभी तो संविधान सभा की बैठकों में मुस्लिम लीग का अभी तो आगमन भी नहीं हुआ और उनके 73 सदस्यों में से 73 के 73 सदस्य बैठकों में भाग नहीं ले रहे। तो इस वजह से इस कानून का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जोरदार विरोध किया था। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया और इसे अस्वीकार इसलिए कर दिया था कि अभी जो प्रेजेंट में जो बैठकें हो रही थी संविधान सभा की, उसमें सारे दलों का पूर्ण सहयोग नहीं था अभी। तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें सभी दलों का होना बहुत ज़रूरी है। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। पर अभी यहाँ पे मुस्लिम लीग के 73 सदस्य वो नहीं उपस्थित थे और 93 देशी भारत के वो उपस्थित नहीं थे। तो इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद 22 जनवरी 1947 आते आते इन सब सदस्यों को एकत्रित किया गया और इस बात पर सहमति बन गई कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए 22 जनवरी को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इसमें सभी की सहमति बन गई थी कि ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसलिए 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और आप देखते होंगे वर्तमान में जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव का आधार है।
वही उद्देश्य प्रस्ताव का आधार है। मतलब यूँ हुआ, जो हमारी आज वर्तमान में जो संविधान में हमारी प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही मूल रूप है। आइए थोड़ा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। बहुत लोगों के दिल में कन्फ्यूजन रहता है डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर। डॉक्टर अम्बेडकर सर्वप्रथम बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। और बंगाल के जिस जगह से जीते थे उस जगह का नाम था जयसुर कुलना। जयसुर कुलना, यहाँ से जीतकर ये गए थे और संविधान सभा के सदस्य बने थे। इसके बाद भारत विभाजन की तस्वीर सामने आने लगी। भारत विभाजन तस्वीर सामने आने लगी और 15 अगस्त 1947 को जब देश दो राष्ट्रों में बट गया, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, जब ये दो राष्ट्रों में बट गया, इसके बाद जो ये बंगाल वाली जगह थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयसुर कुलना, ये पाकिस्तान के एरिया में चली गई। जैसे ही ये जयसुर कुलना पाकिस्तान के एरिया में चली गई, तो अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। जब ये सदस्य नहीं रहे तो इसके बाद क्या हुआ, बी एन राव ये संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे और इन्होंने अपनी बहुत सी सेवाएं बिल्कुल फ्री में दी और बर्मा का संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। और इनके बारे में एक बात और जान लेते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले जज भी रहे हैं। इन्हीं बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये बात कही कि संविधान सभा में अम्बेडकर का होना बहुत ज़रूरी है। जब इन्होंने ये बात कही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को स्वीकार किया और इन्होंने बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उस टाइम बॉम्बे में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, बॉम्बे के प्रधानमंत्री वीजी खैर से बात की और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने की सिफारिश की। जब इन्होंने इनसे वीजी खैर सिफारिश की तो वीजी खैर ने बॉम्बे के एक सदस्य थे एम आर जयकर जी को इस्तीफ़ा दिलवाया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सदस्य के रूप में चुनकर संविधान सभा में भेजा। आइए अब देखते हैं प्रारूप समिति।
के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रारूप समिति का जो प्रारूप था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी.एन. राव ने तैयार किया था। और प्रारूप समिति का जो प्रारूप था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। और ये संविधान सभा से हर समय ऐसे जुड़े रहे कि आपको लग सकता है ये संविधान सभा के सदस्य थे, परंतु ऐसा नहीं है। प्रारूप समिति का दूसरा नाम पांडुलेखन समिति भी था। इस बात को आप ध्यान रखिए, नहीं आप इस चीज़ को लेकर घबरा जाएं। प्रारूप समिति का नाम ही पांडुलेखन समिति है, और कभी कभी इंग्लिश में आ जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसको एक नाम और दे सकते हैं, मसौदा समिति। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 किया गया, और 30 अगस्त को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। और इस प्रारूप समिति में आपके 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। और डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा 6 जो सदस्य थे, इसमें सर्वप्रथम के एम मुंशी, दूसरे थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, तीसरे आपके टी कृष्णमचारी, चौथे थे आपके एन माधव, और 5वें थे आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर। एक व्यक्ति और बचे हैं आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 1 2 3 4 5 6 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में थे, और ये 6 सदस्य जो थे संविधान ये प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में थे, जिसमें से के एम मुंशी ये मूल रूप से कांग्रेसी थे। अब मूल रूप से कांग्रेसी का मतलब होता है, वैसे ये सारे जो सदस्य थे, अगर मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ दें, ये मुस्लिम लीग से थे। अगर मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ दें तो सारे के सारे सदस्य थे जो कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, जिसमें से ये जो के एम मुंशी जी थे ये शुरू से ही कांग्रेसी थे, इसलिए यहाँ पे मूल कांग्रेसी शब्द का हमने प्रयोग कर लिया। जब ये प्रारूप समिति गठित हो गई, तो अब प्रारूप समिति के बारे में अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहीं से बन सकता है। अब एक पुस्तक थी हिंदू धर्म की पहेलियाँ, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, इसको भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको लिखा था। और इन्हीं की एक पुस्तक 1940 में आई थी, पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान पर विचार। और इन्होंने इस बात की ये जो किताब थी पाकिस्तान विचार, इन्होंने इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख कर दिया था कि भारत जो है, भारत पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बंटकर रहेगा। इतने दूरदर्शी व्यक्ति थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देश स्वतंत्र होने के 7 साल पहले इस बात की कल्पना कर ली थी कि भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र में विभक्त होकर रहेगा। इसके बाद आइए देखते हैं संविधान सभा की अधिवेशन। संविधान सभा के अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन बहुत से लोगों का डाउट रहता है। आइए आज इस डाउट को ख़त्म कर देते हैं। संविधान सभा के जो अधिवेशन वैसे तो 11 हुए थे और +1 का मतलब अगर 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, उसको भी जोड़ ले तो टोटल 12 अधिवेशन। अगर पेपर में आपको, एग्जाम में अगर आपको 12 दिख जाए तो वरीयता पहले 12 को देंगे। अगर 12 ना हो ऑप्शन में, उसके बाद 11 लगाएंगे। अगर 11-12 दोनों हैं तो फिर 12 का ऑप्शन टिक करेंगे। संविधान में महिलाएं। संविधान में महिलाएं, इस चीज़ को लेकर बहुत से छात्रों के मन में क्वेश्चन बनते हैं। आपको बता दें कि जो पहली बैठक थी, पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था और संविधान सभा में कुल महिलाएं आपकी थी 15। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, इन 15 में से एक आपकी मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी और उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बेगम एजाज रसूल। 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान को जब बनकर तैयार हुआ और जब लागू करने की बात आई तो इस दिन जो संविधान का कुछ भाग था, कुछ भाग मतलब आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू किया गया तो मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए गए। और ये जो बात है वो अनुच्छेद 394 में कही गई। 394 में ये बात कही गई कि 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए जाएंगे। अगर 15 ये अनुच्छेद हो गए, एक 394 खुद हो गया, कुल आपके जो अनुच्छेद हैं वो 16 लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। जैसे हो गया आपका नागरिकता हो गया, राष्ट्रपति की शपथ हो गया, चुनाव आयोग हो गया। इस प्रकार के जो प्रावधान थे वो सारे प्रावधान 26 नवंबर
1949 को लागू कर दिए गए और कुल टोटल इस प्रकार से 16 अनुच्छेद। इस बात को अब बखूबी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 394, इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख था कि संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें से 16 अनुच्छेद लागू किए जाएंगे। ठीक है, और बाकी का संविधान कब लागू किया जाएगा, इस बात का जिक्र कहाँ पर है, तो इस बात का जिक्र भी इसी अनुच्छेद में है, 394 में भी है। और इसमें क्या बात लिखी गई है, इसमें ये बात लिखी गई है कि जो बाकी का जो संविधान का पार्ट है बचा हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप से बचा हुआ पार्ट पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। अब 24 जनवरी 26 जनवरी, इसके बाद देखते हैं 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तो इसमें दो काम हुए। इसमें संविधान सभा के जो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और 299 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कुछ लोग का मानना था कि ये संविधान लोगों के हितों के लिए नहीं है। अनेक प्रकार की टिप्पणियां थीं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को नहीं मान रहे, या जो भी उनकी उस टाइम वो मांगे रही हों, उस बात को लेकर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद अब देखते हैं थोड़ा, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो 324 सदस्य थे। क्योंकि मुस्लिम लीग के सारे सदस्य बहिष्कार नहीं कर रहे थे। इन 73 सदस्यों में से, जैसे आप प्रारूप समिति में ही देख लें, मोहम्मद सदुल्ला ऐसे व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे सदस्य बहिष्कार नहीं कर रहे थे। 324, ये 73 में से कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो संविधान सभा में उपस्थित थे। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उस समय सदस्यों की संख्या 299 थी, और यही 299 संख्या 24 जनवरी 1950 को उपस्थित थी, जिसमें से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। चौबीस जनवरी 1950 को जब 84 लोगों ने हस्ताक्षर किए और 299 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 229 ये आपके प्रांतों से थे, ठीक है, और आपके 70 जो सदस्य थे वो देसी भारत से थे, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, जब 24 जनवरी जब बैठक चल रही थी उस टाइम 299 उपस्थित थे, जिसमें 229 प्रांतों से थे, राज्यों से, और 70 जो थे देसी भारत से थे। आइए अब जान लेते हैं संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के
कार्य। इसके बेसिकली दो काम थे, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा था आपका ये संसद के रूप में भी काम करती थी। जब ये संविधान के निर्माण का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में जब कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। जीवी मावलंकर जी करते थे। जैसे देखिए, सुबह के टाइम में संविधान के निर्माण का कार्य होता था और शाम के टाइम जो संसद के रूप में काम करती थी। आपको एक बात और बता दूं यहाँ से, जैसे पहला संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हो गया था, ठीक है। और संसद की जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो आप इस बात को सोच रहे होंगे कि जब संसद की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है, और पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था, तो फिर ये जो संविधान संशोधन करने की जो पावर है वो संसद को दी गई है, ठीक है। तो जब उस टाइम संसद की बैठक हो नहीं रही थी, संसद उस टाइम बनी नहीं थी, तो संविधान संशोधन कैसे हो गया? तो संविधान संशोधन जो किया गया था वो जो हमारी संविधान सभा थी जो संसद के रूप में काम करती थी, उसी ने सन 1951 में पहला संविधान संशोधन किया था। पहला संविधान संशोधन, पहला जो संविधान संशोधन था इसी संविधान सभा ने किया था। आइए देखते हैं भारत के संविधान का शीर्षक। कि हमारे भारत के संविधान का क्या शीर्षक है। आइए देखते हैं। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 393 में भारत के संविधान का शीर्षक के बारे में दिया गया है, जिसमें लिखा है भारत के जो संविधान का जो शीर्षक होगा वो होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान, इसको इन्वर्ट कॉमा में भारत का संविधान, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब जो ये बीच का समय है, इस समय में देश की शासन व्यवस्था कैसे चली, इस बात को लेके बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। आइए हम आज इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, ठीक है। और इस अधिनियम में ये बात कही गई थी कि जब तक
देश में नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक हमारी देश की जो शासन व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चलेगी। इसके बाद और एक अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 इसके तहत क्या किया गया, जब ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो अनुच्छेद 395 के तहत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन दूर हो गया हुआ कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के जो बीच का टाइम था, उस टाइम में देश की शासन व्यवस्था कैसे चली। आपको एक बार और समझा देते हैं इस बात को कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, ठीक है। और 1947 में ये बात लिखी थी कि जब तक देश में नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से ही शासन व्यवस्था चलेगी। जब देश 26 जनवरी 1950 को देश में जब नया संविधान लागू हो गया तो अनुच्छेद 395 के तहत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों को समाप्त कर दिया गया। आइए कुछ लोगों के स्टेटमेंट देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में कि किसने क्या कहा। बहुत सी टिप्पणियां होती हैं जब कोई संविधान सभा या और भी कोई सभा बनती है तो इस बारे में बहुत सी टिप्पणियां की जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं। एक व्यक्ति थे चर्चिल, ये इंग्लैंड में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इन्होंने संविधान सभा को एक जाति संस्था कहा था, एक जाति संस्था, ठीक है, जाति संस्था कहा था। इसके बाद देखो एक 1919 में एक भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, ठीक है। और इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन आयोग गठित किया गया। और ये साइमन आयोग जब भारत आया तो इसके सदस्य थे आपके अध्यक्ष लॉर्ड साइमन। और इन्हीं लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा, हिंदुओं की संस्था कहा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये लॉर्ड साइमन आयोग के अध्यक्ष थे जो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में गठित किया गया था। आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब संविधान सभा में अपने कामों को लेकर चर्चा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि मैंने जो संविधान बनाने की कार्यशैली में जो सबसे अच्छा काम किया है वो प्रारूप समिति जो गठित की गई 29 अगस्त 1947 को, वो मेरा सबसे अच्छा काम था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्किल्ड पायलट यानी दक्ष पायलट की संज्ञा दी, क्योंकि जब 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति गठित की गई और अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया, तो बी आर अम्बेडकर ने जिस तरीके से काम संभाला वो वाकई तारीफ लायक काम था। तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको स्किल्ड पायलट या दक्ष पायलट की संज्ञा दी। एक व्यक्ति हुआ करते थे केवी रॉय। इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक और जननी दोनों कहा है। जनक और जननी दोनों कहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। केवी रॉय एक व्यक्ति हुआ करते थे संविधान सभा में, उन्होंने अम्बेडकर को जनक और जननी दोनों कहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। यहाँ से संविधान सभा आपकी पूर्ण होती हुई आपको बहुत विस्तृत तरीके से सारी बातें बताई कि कैसे क्या हुआ, किस के क्या क्या स्टेटमेंट थे, सारी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।